तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कहते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसे से ही आपको लगता है कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसे से ही आपका जीवन अच्छा होगा, पैसा है तो घर में सुख है, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। पैसे से चीज़ें आ सकती हैं, पैसे से आप अपने घर में एसी लगवा सकते हैं, अच्छा घर बनवा सकते हैं, आप अच्छी गाड़ियाँ ले सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा है तो आप अपने जीवन में सुखी भी होंगे। और आज की कहानी इसी बात का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास मानो पैसे के तो पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इस कहानी को जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर पैसे ही भले ही कम दो, पैसे की कमी ही रहे, लेकिन इस तरह की ज़िंदगी ना दीजिएगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में, एक जगह है राजौरी गार्डन, और इसी राजौरी गार्डन में एक इलाका लगता है सुभाष नगर। और इस कहानी की शुरुआत होती है इसी सुभाष नगर में 17 मई साल 2023, यानी आज से ठीक 2 दिन पहले। दरअसल 17 मई साल 2023 को इसी सुभाष नगर के एक मोहल्ले के एक घर में एक मेड काम करने के लिए जाती है। उसकी ड्यूटी थी, वो दोपहर को आएगी, आने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ करेगी, खाना वगैरह बनाएगी, उसके बाद ये सब करके अपने घर पे वापस चली जाएगी। इसी काम को लेके 1 बजे ये जो मेड थी वो घर के अंदर दाखिल होती है। अब जैसे ही दाखिल होती है तो अंदर उसने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद चीखते हुए बाहर निकलती है। अब एक शांतिप्रिय मोहल्ला था, वहाँ पे बड़े सभ्य लोग रहते थे, तो एक मेड जब चीखती हुए बाहर निकलती है तो सारे लोग फ़ौरन भाग के बाहर आते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। अब जैसे ही सारे लोग भाग के आते हैं तो जो मेड थी एकदम बेहद घबराई हुई, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले कैसे बोले। कुछ लोग उसको बैठाते हैं, उसको पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती, बस एक घर की तरफ इशारा करती है जिस घर में वो काम करने के लिए गई थी। अब सारे लोग भाग के उस घर के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद अंदर का जो नज़ारा था, जो मंजर था, उसे देखने के बाद इन सारे लोगों की एक तरह से पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इस घर में एक महिला जिसका नाम था पूजा, उसको किसी ने चाकुओं से इस कदर मारा था कि पूरे फर्श पे खून ही खून फैला हुआ था। तड़प तड़प की वो महिला मर चुकी थी और पूरा जो फर्श था घर का वो खून से लाल हो चुका था। अब जैसे ही ये मंजर देखते हैं तो सारे लोग एकदम बदहवास। घर के मुखिया को फ़ोन जाता है, जो एस के गुप्ता जी थे घर के मुखिया, उनको फ़ोन जाता है, भाग के वो भी बेचारे आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि उनकी जो पत्नी है उनकी इस तरह से हत्या हो चुकी है, तो वो भी एकदम परेशान होते हैं, फ़ौरन पुलिस में फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले भी 2-2:30 बजे तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अब पुलिस वाले और फॉरेंसिक की टीम में जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले लाश को कब्जे में लेते हैं, कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजने के बाद अब घर को बारीकी से जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, इस उम्मीद में कि कोई सबूत, कोई सुराग या फिर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कम से कम पता चल जाए कि क्या हुआ। अब इधर जांच पड़ताल शुरू हुई, घर के अंदर छानबीन चालू कर दी गई, तो घर के अंदर बड़ी अजीब अजीब चीज़ें मिली। पहला तो सारा सामान बिखरा हुआ था, देखने में लग रहा था कि ये जो मामला है लूटपाट का है। कुछ लोग आए होंगे जो घर में घुसे होंगे, घर में लूटपाट करने की कोशिश कर रहे होंगे। उसके बाद जब जो महिला थी पूजा, उसने विरोध किया होगा तो इन सारे लोगों ने चाकू वगैरह से हमला करके मर्डर कर दिया होगा। इसके बाद जब घर के अंदर और जांच करते हैं तो पता चलता है कि जिस समय ये कत्ल हो रहा था, इसी समय एक 45 साल का आदमी जिसका नाम अमित था, एस के गुप्ता का वो बेटा था, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था। अब शुरुआत में जब पुलिस वाले देखते हैं कि 45 साल का आदमी बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसी के सामने उसी के घर में एक महिला का कत्ल होता है, उसने कुछ किया नहीं, बचाने के लिए उठा नहीं, उसके शरीर पे चोट का एक निशान तक नहीं। तो फिर पुलिस वालों को लगा कि ये कैसा परिवार है कि घर में एक सदस्य का मर्डर हो रहा है और दूसरा सदस्य इस तरह से लेटा हुआ है, उसको कोई फिक्र तक नहीं। पुलिस वाले फ़ौरन उस शख्स जिसका नाम अमित था उससे जब पूछताछ करते हैं कि भैया तुम काहे नहीं उठे, तुम्हारे घर में एक महिला का कत्ल हो रहा है, तो अमित कुछ बोलता नहीं। लेकिन उसके जो पिता थे और आसपास के जो लोग थे वो बताते हैं कि जो अमित है बेचारा, वो तो एक बीमारी से ग्रसित है जिसे कहते हैं सेरेब्रल पॉल्सी। बेसिकली एक जन्मजात बीमारी होती है, जिस बीमारी में जो बच्चे होते हैं उम्र के साथ बड़े तो होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो विकास कर नहीं पाते, और इसका नतीजा ये होता है कि उनसे जो कनेक्टेड नसें होती हैं, जो उनसे कनेक्टेड नर्वस सिस्टम होता है, वो बुरी तरह डैमेज हो जाता है और
कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो काम करना बंद नहीं करते। अब काम नहीं करते ठीक तरीके से तो फिर आदमी या तो पैरालाइज हो जाएगा या तो कुछ इस तरह की अपंगता हो जाएगी जिससे वो आदमी अपने दैनिक कार्य में ही एक तरह से असमर्थ होगा। तो ऐसे ही एक बीमारी से ये अमित भी ग्रसित था और इस बीमारी की वजह से अमित ना उठ पाता था, ना बैठ पाता था, ना ही अपना कुछ काम कर पाता था। अब पुलिस वाले कहते हैं कि चलो ठीक है तुम उठ नहीं पाए, लेकिन कम से कम तुमने कुछ देखा तो होगा कि वो लोग कौन थे, किसने मारा, कहाँ से आए थे, कैसे दिखते थे, क्या वजह थी। तो फिर जब अमित से पूछा गया तो अमित बेहद टूटे टूटे शब्दों में इत्मीनान से बताता है कि टोटल 2 लोग आए थे। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। वो घर में आते हैं, कुछ सामान उठाने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जो माँ थी पूजा, वो आती है, आने के बाद उन लोगों का विरोध करती है, लड़ने लगती है। तो फिर उन लोगों को जब लगता है कि वो लोग फंस गए हैं, निकल नहीं पाएंगे, पूजा उनके ऊपर हावी हो रही है, फिर उन्होंने में से एक था जिसने चाकू निकाला, दूसरे ने पीछे से हाथ पकड़ा और चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया और पूजा को मार डाला। अब ये कहानी जैसे ही पुलिस वाले सुन रहे तो उनको फिर एक बात बड़ी चौंकाने वाली लगी कि जो आदमी ये बता रहा है उसकी उम्र तो 40 से 45 साल लग रही है, लेकिन जिस महिला का कत्ल हुआ उस महिला की उम्र तो महज बहुत रही होगी, तो 35 साल से ज़्यादा नहीं। तो जो बेटा है वो 45 साल का, जो माँ है वो 35 साल की, ये क्या मसला है। अब जब ये सवाल पूछा जाता है तो फिर यस.के. गुप्ता बताते हैं कि चूँकि मेरी पहली पत्नी की थोड़े टाइम पहले मौत हो गई थी और मेरा बेटा पैरालाइज था और मेरी खुद उम्र 72-73 साल हो गई है, तो मैं अपने बेटे की देख रेख में असमर्थ हूँ। तो मैंने फिर दूसरी शादी कर ली कि जो मेरा बेटा है कम से कम 2 वक्त का खाना पा जाएगा, मैं भी 2 वक्त का खाना पा जाऊँगा, थोड़ा बहुत हम दोनों का देखभाल हो जाएगा। पुलिस वालों को लगा कि चलो ठीक है, इनका आपसी मैटर है, चाहे जो बात रही हो। अब ये सारी चीज़ें होती रही, 1-2 घंटे इन सारी पूछताछ में बीत गए। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल कायदे से शुरू करते हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या आपने किसी को देखा है, क्या कोई यहाँ से ऐसे दौड़ते हुए भागा हो। आसपास के मोहल्लों में जितनी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको खंगाला गया। अब घंटों कड़ी मशक्कत पुलिस वाले करते रहे, लेकिन सारी पूछताछ में, सारी छानबीन में कोई भी ऐसा क्लू, कोई भी ऐसी चीज़ मिल ही नहीं रही थी जिससे ये मामला कहीं भी सुलझ सके। अब पुलिस वाले अलग जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो फॉरेंसिक की टीम थी वो घर में चप्पे चप्पे पे एक तरह से सबूत उठा रही थी, लेकिन पूरा का पूरा एक तरह से एक दिन बीत गया। लेकिन पूरा का पूरा दिन बीतने के बावजूद भी कोई भी ऐसा क्लू, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे ये मामला सुलझ जाए। अब पुलिस वाले बड़े मुसीबत में पड़ते हैं कि 2 लोग आए, एक घर में घुसते हैं, ताबड़तोड़ चाकू से वार करते हैं, एक शख्स बिस्तर पे है, दूसरे को मार डालते हैं। मोहल्ले में किसी ने देखा तक नहीं, कोई सबूत हम लोगों को मिल नहीं रहा। तो आखिर ये मामला है क्या। अब पुलिस वाले फिर से जाते हैं उस क्राइम सीन को दोबारा से चेक करने और पता करते हैं कि अगर लूटपाट हुई, डकैती हुई तो क्या क्या चीज़ें गायब हुई। अब जब ये चीज़ें पुलिस वाले बाकायदा चेक करते हैं, छानबीन करते हैं, तो फिर एक चीज़ उनको बड़ी संदिग्ध लगती है। आमतौर पे जो चोरों का और डकैतों का जो रवैया होता है, जो चीज़ वो चोरी करते हैं, ऐसी कोई चीज़ इस मामले में चोरी हुई ही नहीं थी। अब इधर अमित से भी जब बार बार पूछताछ की जा रही है कि जो चीज़ चोरी होनी थी वो चीज़ हुई क्यों नहीं, ये चीज़ कहाँ रखी थी, तो 3-4 बार जब अलग अलग बार पूछताछ की गई तो अमित भी अब अलग अलग बयान दे रहा। तो फिर पुलिस वालों को कहीं ना कहीं अमित के ऊपर डाउट हो गया। लेकिन अब अमित एक पैरालाइज इंसान जिसके पास बाकायदा मेडिकल सर्टिफिकेट हो कि वो पैरों से चल नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता, उठ तक नहीं सकता, तो फिर आखिर उसका क्या योगदान होगा। अब पुलिस वाले थोड़ा बहुत सख्ती दिखाते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। इधर पत्नी की उम्र आधी, इधर पति 71 साल का, इधर बेटा 45 साल का। इन्हें ये परिवार भी थोड़ा अजीब लगा। तो फिर पुलिस वाले एक जाल फेंकते हैं। दरअसल इस जाल में जो पुलिस वाले थे वो पड़ोसियों से बहला फुसला के पता करते हैं कि इस परिवार की स्थिति कैसी थी, परिवार में प्यार था या फिर नहीं था, किसी में झगड़ा तो नहीं था, मनमुटाव तो नहीं था। तो जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो कुछ पड़ोसी ऐसे थे जिन्होंने बताया कि जो मरने वाली पूजा है और जो पूजा के पति थे यस.के. गुप्ता, इन दोनों में बनती नहीं थी। झगड़े की आवाज़ें अक्सर हम लोगों ने भी सुनी थी और उड़ते उड़ते ये खबर भी आई थी कि जो पूजा है वो यस.के. गुप्ता से तलाक लेना चाहती है। अब इधर बाहर से कोई सबूत मिल नहीं रहा था, अंदर से जो सारी जानकारी थी वो महज इतनी थी कि पूजा और यस.के. गुप्ता में संबंध अच्छा नहीं। इधर जो चीज़ें कायदे से गायब होनी चाहिए थी वो चीज़ें गायब भी नहीं थी। इधर अमित भी बयान अलग अलग बार अलग अलग दे रहा था।
तो फिर पुलिस वालों को कहीं ना कहीं लग गया कि ये जो मामला है ये घरेलू ही है, इसमें कोई बाहरी साजिश नहीं है, कोई बाहरी ताकत नहीं है, जो भी चीज़ें हैं घर वालों ने ही किया कराया है। इसीलिए पुलिस वाले एस के गुप्ता को और अमित को बिना कुछ बताए उठा लेते हैं। उठाने के बाद थाने लेके जाते हैं, अलग अलग कमरों में रखते हैं और अलग अलग तरीके से जब पूछताछ करते हैं, कभी एस के गुप्ता को डराते हैं कि तुम्हारे बेटे अमित को हम मारेंगे पीटेंगे, कभी अमित को डराते हैं कि तुम सच्चाई बता दो नहीं तो एस के गुप्ता को मारेंगे। तो काफ़ी देर तक इस तरह से जाल बिछाने के बाद अंत में जो दोनों पिता पुत्र थे वो जाल में फंसते हैं, और जाल में फंसने के बाद एक कहानी सुनाते हैं। और कायदे से इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप कातिल के प्रति जो एक संवेदना है वो भी व्यक्त करेंगे। आपके मन में आएगा भी कि जो मैंने शुरू में कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये बात इस कहानी में आपको दिख जाएगी। दरअसल जो एस के गुप्ता थे वो पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए थे। अब सीए थे तो उनके पास अच्छी अच्छी कंपनियों से कॉन्टैक्ट थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, करोड़ों में तो उनका बैंक बैलेंस था, अरबों में उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, चारों तरफ नाम था, चारों तरफ रुतबा था। परिवार में टोटल 5 लोग थे, एस के गुप्ता, उनकी वाइफ, उनका बड़ा बेटा अमित, उनका एक और बेटा और एक बेटी। टोटल 5 लोग, पाँचों लोग अपने अपने काम में बेहद उस्ताद थे। अमित भले ही बिस्तर पे था लेकिन कभी भी अमित को किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। भाई बहन माँ सारे मिलकर अमित का ख्याल रखते, सबकी ज़िंदगी में अमित ही सब कुछ था। ये सारी चीज़ें ठीक चलती रही, नाम रुतबा पैसा प्रॉपर्टी धीरे धीरे बढ़ती रही, परिवार में प्यार भी बढ़ता रहा। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि साल 2017 से ही इस परिवार को जैसे किसी की नज़र लग गई हो। साल 2017 में एस के गुप्ता के जो छोटे बेटे थे किसी काम से बाहर निकलते हैं, बाइक से जा रहे थे और इसी बाइक से जाने के दौरान उनका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। अब टोटल 2 बेटे थे, एक बेटा पैरालाइज था, दूसरे बेटे की मौत हो गई। तो परिवार में बचते हैं जो सही सलामत हालत में थे, एक बेटी, पत्नी और एक पैरालाइज बच्चा। फिर भी जैसे तैसे करके एस के गुप्ता ने अपने परिवार को संभाला, उसके बाद परिवार को आगे बढ़ाया। बेटी की शादी की धूमधाम से, बेटी अपने घर चली गई। अब परिवार में एस के गुप्ता बचते हैं, उनकी पत्नी बचती है और एक बेटा अमित बचता है। दोनों लोग मिलकर अमित का ख्याल रख रहे थे। लेकिन इसी बीच जो पत्नी थी वो भी बीमार हो जाती है। अब पत्नी बीमार हुई, इससे पहले कि उसका इलाज करवा पाते, उसको सही जगह दिखा पाते, उसकी हालत इस कदर ख़राब हुई कि पिछली साल यानी साल 2022 को फरवरी महीने में पत्नी की भी मौत हो गई। अब पत्नी की मौत हो गई, इधर अब एक ऐसा बच्चा जो बिस्तर से उठने भी असमर्थ हो। एस के गुप्ता की उम्र 71 साल। तो मानो दुखों का जो पहाड़ था एस के गुप्ता के ऊपर टूट पड़ा। पैसे भले ही थे लेकिन अब कोई पैसा खर्च करने वाला तक नहीं था। पत्नी का क्रियाक्रम किया, उसके बाद फिर जैसे तैसे कुछ टाइम तक सहारा लिया एक दूसरे को संभालते गए ये दोनों लोग। धीरे धीरे वक्त गुजरा, लेकिन अब कहीं ना कहीं एस के गुप्ता को लगने लगा कि अब इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। भले ही मेड आके खाना बना देती है, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो साथ बैठ के गप्पे मार लेते हैं, लेकिन कम से कम घर में एक स्त्री ऐसी हो, एक महिला ऐसी हो जो पूरे टाइम हम लोग के साथ रहे, जो हम लोग की ज़रूरतें हैं उसको पूरी करे, हम लोग का ख्याल रखे। अब इसीलिए जो एस के गुप्ता थे 71 साल की उम्र में वो शादी करने को सोचते हैं। बेटे के लिए सोचते हैं तो बेटे से शादी करने को कोई तैयार ही नहीं होता। इसीलिए जब अपनी शादी को सोचते हैं तो रिश्ता वगैरह ये सारी चीज़ें ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे वक्त भी गुजरता गया और साल 2022 के नवंबर महीने में 33 साल की लड़की जिसका नाम था पूजा बाधवा से एस के गुप्ता की मुलाकात हो जाती है। पूजा बाधवा भी किसी परिस्थिति में ही परेशान ही थी, पैसे की भी कमी थी उसके पास। वो भी कुछ ऐसे जीवन साथी की तलाश कर रही थी जिसका छोटा परिवार हो, जिसका ख्याल रख सके, उसके पास इसको कोई दिक्कत ना हो। अब पूजा बाधवा को भी एस के गुप्ता जैसे इंसान की ज़रूरत थी, एस के गुप्ता को भी पूजा बाधवा की ज़रूरत थी। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। नवंबर महीने में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद फिर मोहल्ले वाले भी थोड़ा सा चौंकते हैं कि इस उम्र में शादी, लेकिन जब परिवार की हालत देखते हैं तो मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि चलो ठीक है। अब एस के गुप्ता ने तो इस उम्मीद में शादी की थी कि पूजा बाधवा जो है वो ख्याल रखेगी। पूजा बाधवा का सरनेम भी चेंज हो गया, पूजा गुप्ता हो गई। सारी चीज़ें ठीक चलती रही, धीरे धीरे जो वक्त था वो भी गुजरता गया। लेकिन जैसे ही शादी के 1-2 महीने बीते, जो एस के गुप्ता है वो नोटिस करते हैं
कि जो पूजा बाधवा है वो कई और लोगों से कांटेक्ट में है, यानी कई ऐसे पुरुष हैं, कई ऐसे मर्द हैं जिनसे ये बात करती है, उनसे कांटेक्ट में है। अब एस.के. गुप्ता एक करोड़पति आदमी, जब उसकी पत्नी इस तरह से किसी और से कांटेक्ट में हो तो उसे बुरा लगता है, वो मना करता है। तो इस पर पूजा गुप्ता कहती है कि देखो, हमारी तुम्हारी शादी इसलिए हुई थी कि मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रख सकूं, लेकिन मेरी उम्र अभी 33 साल है और मेरी कुछ इच्छाएं हैं और तुम 71 साल की उम्र में उन इच्छाओं को पूरा कर नहीं सकते, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं बाहर तो कांटेक्ट रखना ही होगा। अब जैसे ही ये बात एस.के. गुप्ता सुनते हैं तो एक तरह से उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मैंने तो महज देखभाल के लिए शादी की थी, ये शारीरिक ज़रूरत, इन सारी चीज़ों की बात तो हुई ही नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं पूजा भी सही थी, अब उसकी ज़िंदगी थी, वो अपने हिसाब से जीना चाहती थी, महज वो एक नौकर बन के नहीं रह सकती थी। अब इसी बात को लेकर इन दोनों में आए दिन तकरार होती गई। अब इस तकरार का नतीजा ये हुआ कि जो पूजा गुप्ता है वो अमित का ख्याल रखना भी बंद करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया, इन दोनों में झगड़ा होता गया और अंत में जब एस.के. गुप्ता को लगा कि जो पूजा है वो नहीं सुधरने वाली, वो मेरे बेटे का ख्याल भी नहीं रखेगी और इस तरह से इधर उधर संपर्क में रहेगी, एक दूसरे के साथ संबंध में भी रहेगी, तो फिर एस.के. गुप्ता ने कहा कि एक काम करो पूजा, हम दोनों एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, तुम जहाँ खुश रहो वहीं पे रहो, बाकी तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। लेकिन जैसे ही ये बात पूजा सुनती है तो फिर पलट के बड़ा अजीब बात बोलती है। कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस तरह से शौक थी कि मैं तुम्हारे एक अपाहिज बेटे का ख्याल रखने के लिए तुमसे शादी करी हूँ? मतलब मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं एक बुढ़े से शादी करूँगी, उसे एक अपाहिज बेटे को धोऊँगी? कुछ तो मेरी मजबूरी रही होगी। तो फिर इस पे एस.के. गुप्ता पूछता है कि क्या मजबूरी थी? तो फिर पूजा बताती है कि मैं पैसे से परेशान थी, मुझे पैसे की आवश्यकता थी, मुझे तुम्हारे अंदर पैसे और प्रॉपर्टी दिखी, तब जाके मैंने तुमसे शादी की। और अगर तुम मुझसे तलाक चाहते हो तो तुम मुझे तलाक तो दे दो, लेकिन साथ ही 1 करोड़ रुपए दे दो, जो कि कंपेंसेशन मनी जो है तलाक के लिए, मुझे 1 करोड़ चाहिए ही चाहिए। अब जैसे ही एस.के. गुप्ता ये बात सुनते हैं तो एक तरह से एस.के. गुप्ता के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने क्या सोच के शादी की थी और शादी अब कहाँ जाके पहुँची। अब एस.के. गुप्ता बेहद परेशान थे। पूजा बार बार कहती कि तलाक चाहिए तो 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो जैसे चल रहा वैसे चलने दो। इसीलिए अब एस.के. गुप्ता जब बेहद परेशान होते हैं तो फिर उनका एक दोस्त था विपिन सेठी उर्फ काका, जो मालवीय नगर में रहता था। ये अक्सर आता था, अमित को जब हॉस्पिटल वगैरह ले जाना होता था तो साथ ही गाड़ी वगैरह चला देता था। तो इस बारे में एस.के. गुप्ता ने विपिन सेठी को बताया कि किस तरह से उन्होंने शादी की और ये शादी उनके ही गले का इस तरह से फांस बन गई, तलाक दे तो 1 करोड़ रुपए दे, नहीं तो उसकी इस तरह की जिल्लत भरी हरकतें हम झेलते रहें, और दोनों ही चीज़ें मुझे मंजूर नहीं हैं। तो फिर काफ़ी देर तक दोनों ने जब डिस्कस किया तो विपिन सेठी ने कहा कि एक काम करते हैं, कुछ पैसे खर्च कर दो, इसको रास्ते से ही हटा देते हैं। तो इस पर एस.के. गुप्ता एक बार तो चौंकता है, लेकिन फिर पूछता है कि कितने रुपए लगेंगे। तो विपिन सेठी कहता है कि तुम 10 लाख रुपए दे दो, मैं जो है तुम्हारी इस दूसरी पत्नी पूजा को मार दूंगा। एस.के. गुप्ता कहता है कि ठीक है, लेकिन ऐसा करना कि नाम वगैरह ना आए। विपिन कहता है कि तुम परेशान न रहो, ये मेरा काम है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों पे आंच नहीं आएगी। इसके बाद 2.5 लाख रुपए एस.के. गुप्ता जो है विपिन सेठी को एडवांस देता है। अब विपिन सेठी को कत्ल करना था, लेकिन पूजा एक 35 साल की महिला थी, अकेले शख्स के लिए कत्ल करना आसान नहीं था। इसलिए विपिन सेठी ने अपने एक दोस्त हिमांशु उर्फ बाली को भी शामिल किया। उसे भी 40 लाख रुपए दिए और बताया कि आने वाले टाइम में 5 लाख रुपए और दूंगा, मेरा साथ दो। इसके बाद फिर मई महीने की शुरुआत में ही सारा प्लान बन जाता है। डेट, तारीख, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, सारी चीज़ें एकदम चेक कर ली जाती हैं कि कब हम फंसेंगे कब नहीं फंसेंगे। जब सारी चीज़ें चेक हो गई उसके बाद 17 मई साल 2023 की डेट मुकर्रर हुई। उसके बाद फिर जब टाइम हुआ तो फिर निश्चित टाइम पे जो एस.के. गुप्ता था वो अपने घर से निकल जाता है किसी सामान को लेने के बहाने। घर का दरवाज़ा बाहर से खुला छोड़ देता है। जैसे ये निकलता है विपिन सेठी और हिमांशु दोनों लोग आते हैं। आने के बाद पूजा के ऊपर अटैक करते हैं। अमित भी इस प्लान में शामिल था। अमित अब बाकायदा कमरे में रहता है, जो कि सबको पता था कि अमित के ऊपर कोई शक करेगा ही नहीं। ताबड़तोड़ हमला करते हैं। हमला करने के बाद पूजा का कत्ल करते हैं, लेकिन इसी हमले में विपिन और हिमांशु को थोड़ी बहुत चोटें आती हैं। कत्ल करते हैं, फिर हेलमेट लगाते हैं, हेलमेट लगा के वहाँ से 9 2 11। उसके बाद फिर मामला रफा दफा हो जाता है। अब इस सारी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं तो विपिन सेठी और हिमांशु को भी जाते हैं, दबिश डालते हैं, गिरफ्तार करते हैं। और जब चारों लोगों से पूछा गया तो फिलहाल चारों लोगों ने आज अभी थोड़े टाइम पहले अपना जो गुनाह है
उसे मान लिया और 4 लोगों का कहना है कि उन्होंने पैसे के लिए और इन दोनों ने कहा कि पूजा की हरकतों से परेशान होकर पूजा का कत्ल करवाया। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि सिर्फ पैसा ही आपको सुख नहीं देता, तो एस के गुप्ता के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन 5 साल पहले बेटे का मरना, उसके बाद फिर एक बेटे का इस तरह से पैरालाइज हो जाना, उसके बाद फिर पत्नी की मौत होना, 71 साल की उम्र में अब जा रहे हैं जेल की रोटियां काटेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए कि पैसा ही अगर सब कुछ होता तो आज एस के गुप्ता सुखी होते, लेकिन पैसा इतना होने के बावजूद भी एस के गुप्ता 5 सालों से लगातार दुखी है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसको सबसे आखिरी में राज्य होने का दर्जा मिला। मैंने 4 ऑप्शन भी दिए थे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है तेलंगाना। दरअसल तेलंगाना को साल 2014 2 जून साल 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया और इसको एक अलग राज्य का दर्जा मिला। तो कई लोगों ने सही जवाब दिए, उनमें से हैं पंकज पटेल जी हैं, के ठाकुर जी हैं, सागर मिश्रा जी हैं, CM पांडे जी हैं, लाल चंद्र शर्मा जी हैं, SIV एंटरटेनमेंट जी हैं, पन्ना शर्मा जी हैं, मयंक बजाज जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, सोहिल खान जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, सिंकिंग जी हैं, भवानी सिंह जी हैं, जाके SIP कल्लूगढ़ी जी हैं, कान्हा जी हैं और मन्नत शेख जी हैं, सकत्तर सिंह जी हैं, अतुल रमन जी हैं, अनूप अग्निहोत्री जी हैं, मोहम्मद मेहताब जी हैं, राज सोनी जी हैं, गगन जी हैं, YLK फैशन जी हैं, खुबैब खान जी हैं और अवनीश जी हैं, निखिल कुमार जी हैं, दीप हैं, ईश्वर गुप्ता जी हैं, सलीम अंसारी जी हैं, ये सऊदी से हैं, और पुनीत राजपूत जी हैं। तो कई और लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन शायद यूट्यूब की फ़िल्टर से अचानक से गायब हो गया। तो जिन लोगों का नाम नहीं लिया वो पूरा मत मानिएगा, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और जो तेलंगाना है ये शायद सबसे युवा राज्य है, शायद का ये श्योर है, ये सबसे युवा राज्य है हमारे पूरे देश का। तो ये सब जानकारियाँ सबको होनी चाहिए, इससे हम लोग का ज्ञान बढ़ता है। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें भी मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा। पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, कई लड़ाइयाँ हुई थी पानीपत में, तो इनमें से कौन सा ऐसा राजा है, कौन सा ऐसा योद्धा था जो जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी पानीपत की, उनमें से किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था। इनमें से ऑप्शन है अहमद शाह अब्दुल और बाबर, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी। यानी अहमद शाह, बाबर, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी में से कौन सा ऐसा राजा था जो पानीपत की एक भी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी और ये सवाल आपको कैसे लगे, आपकी जो भी राय हो आप कमेंट कीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि आप जो कहते हैं कि अपने देश का ख्याल रखिएगा, तो इसका क्या मतलब है? लगभग कम से कम सैकड़ों लोगों ने पूछा है इस सवाल को। तो अपने देश का ख्याल रखने का मतलब है कि बहुत सिंपल सी बात है। आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप अपनी कार में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों का फ़र्क आप समझिएगा। इसके बाद अगर आपके हाथ में मूंगफली मिलती है, तो अगर आप अपनी कार में मूंगफली खाते हैं तो बाकायदा उसके जो छिलके हैं किसी पॉलीथीन में आप रखेंगे, कार में नहीं गिराएंगे। लेकिन इसके विपरीत जब आप बस में खाते हैं तो बस में खाने के दौरान सीट के नीचे ही आप छिलकों को गिरा देते हैं। तो फिर यही अंतर है कि अपना ख्याल रखिएगा और अपने देश का ख्याल रखिएगा में, कि जो छिलके आप अपनी कार में नहीं फेंकते, उस छिलके को आप सरकार की जो बसें हैं, जो हमारे देश की बसें हैं, उनमें आप ना फेंकें। आप जैसे अपनी संपत्ति की हिफाजत करते हैं, आप चाहे जितने फ्रस्ट्रेट हों, आप चाहे जितने, अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो क्या अपने घर की गाड़ी आप नहीं जलाएंगे, लेकिन आप धरना देने बैठते हैं और अगर आप अपने देश की बसों को, अपने देश की संपत्तियों को जलाते हैं। तो यही सब आप मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप करते हैं, लेकिन जिन तक एक वीडियो जाता है तो उनसे यही निवेदन रहता है कि जो भी चीज़ें हैं उसमें ना कोई सरकार उसका इस्तेमाल करती है, उनको जो इस्तेमाल करता हो हम ही लोगों को करते हैं वो इस्तेमाल। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं। तो देश का ख्याल रखने का मतलब देश की जितनी संपत्ति है उनका आप ख्याल रखिए। अपने देश का जो ऐसा कुछ काम मत कीजिए जिससे हमारे देश की बदनामी हो इंटरनेशनल लेवल पे। तो बस यही मतलब होता है अपने देश का ख्याल रखने का। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।